गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए सेकेंड ईयर के लिए विषय राजनीति विज्ञान। दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पेपर 2 मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और भारतीय संविधान की एक विशेषता देखिए कि ये संविधान न केवल अधिकार प्रदान कर रहा है नागरिकों को, बल्कि इन अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है और इस अनुच्छेद के लिए ये कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ये शब्द जो हैं यही डॉक्टर अंबेडकर ने कहे और इन्हीं शब्दों से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 32 का मूल उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। यानी ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाता है, उनका क्रियान्वयन करता है, इन्हें सर्वसुलभ बनाता है और संक्षेप उपचार की व्यवस्था। इसका मतलब है कि जब कभी आवश्यकता हो या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके उपचार की व्यवस्था भी इस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों की ही गारंटी देता है, अन्य गैर संवैधानिक या मौलिक अधिकारों की नहीं। इसका मतलब है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के क्रियान्वयन की, उन्हें प्रभावी बनाने की, उन्हीं की गारंटी अनुच्छेद 32 में है। सामान्य कानूनों की या गैर संवैधानिक कानूनों की कोई गारंटी इस अनुच्छेद में नहीं दी गई है। अधिकारों के क्रियान्वयन में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है। अधिकारों का क्रियान्वयन में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं वह भी अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को देख सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है और इसमें 4 प्रावधान हैं। पहला, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। कोई भी अधिकार जहां आपको ये लगता है कि ये इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, प्रभावी नहीं हो रहा है, तो इसका अभ्यावेदन सर्वोच्च न्यायालय में दिया जा सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संसद किसी अन्य न्यायालय को भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को और स्टेट हाई कोर्ट्स को जो ये अधिकार है कि वे किसी भी अधिकार के क्रियान्वयन के लिए कोई निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकते हैं और संसद चाहे तो किसी और अन्य न्यायालय को भी ये शक्ति प्रदान कर सकती है। यह अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है वो अधिकारों का स्थगन होता है, तो ये अधिकार भी आपातकाल के समय में स्थगित किया जा सकता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उनका क्रियान्वयन, उनको प्रभावी बनाना और उनका अतिक्रमण रोकने का काम सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कह सकते हैं, अभिभावक कहा जा सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट करेगा और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट करेगा। पहला जो आदेश है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। इसका अभिप्राय है गिरफ्तार या हिरासत में रखे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है या उसे हिरासत में लेती है तो ये जो शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ ही यही है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उसे प्रस्तुत किया जाए। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, इसे उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। तो ये इम्पोर्टेंट पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। दूसरा है फरमादेश, जिसका अभिप्राय है हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों को और उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके कि यदि आपने कोई काम किया है या किसी काम के लिए आपने मना किया है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त न्यायालय कर सकता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरा परमादेश, मैंडेमस। तीसरा जो महत्वपूर्ण रिट है, आदेश है, उसका नाम है प्रतिषेध, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। कि मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है और वो कोई ऐसा मामला सुन रहा है या उसकी सुनवाई कर रहा है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता है, तो उच्च न्यायालय ऐसे लोअर कोर्ट को या अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को उस काम को करने से रोक सकता है। प्रतिषेध संबंधी जो रिट है वो सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। जिस तरह मतलब परमादेश जो अपन ने बात की थी वो सीधे सक्रिय रहता है, जबकि प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं होता। चौथा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास आदेश या रिट वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को जारी कर लंबित मामलों के स्थानांतरण हेतु निर्देश पत्र जारी किया जाता है। एक हाई कोर्ट एक सबऑर्डिनेट कोर्ट को या अपने लोअर कोर्ट को पत्र जारी करता है कि उक्त मामले को आप मेरे पास भिजवा दीजिए और किसी भी आधार पर या तो उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता हो या उसका स्थानांतरण हाई कोर्ट चाहता हो या अपने पास मंगवाना चाहता हो तो वो उसको अपने पास मंगवा सकता है। उत्प्रेषण जो है वो निवारक भी है और सहायक भी है। उत्प्रेषण की जो रिट है वो सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है।
तो ये एक चेंज 1991 के बाद आया है कि जहाँ पहले केवल ये जुडिशल और सेमी जुडिशल जो प्राधिकरण थे उनके विरुद्ध ही जारी किया जा सकता था, किंतु अब ये प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है पांचवा जो महत्वपूर्ण रिट है, आदेश है, वो है अधिकार पृच्छा को वारंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या कोई अपना हक जताया है, तो उस दावे की या हक की जांच की जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर रहकर कोई काम कर रहा है तो क्या वो काम उसके क्षेत्राधिकार में, जुरिस्डिक्शन में आता है। यदि आता है तो उसका काम सही है, और यदि वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो उसे अवैध या अनधिकार कहा जाएगा, और इस अनधिकार को रोकने का काम ये रिट करती है। पूरक कार्य सार्वजनिक कार्यालय के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब इसका निर्माण संवैधानिक हो, जिसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के जरिए जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका याद रखने का तरीका यही आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कार्यालय के अंदर किसी अधीनस्थ को कोई कार्य करने से रोकता है या उसके किसी भी प्रकार का उससे कोई वो नुकसान पहुंचाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा, इस आदेश के द्वारा ये पता कर सकता है कि जो काम उस पदाधिकारी ने किया है ये उसके क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। तो इस प्रकार के ये जो 5 आदेश हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, ये 5 प्रकार के रिट या आदेश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में जारी करता है, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करते हैं। हम यहाँ पर ये भी चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो कार्यक्षेत्र है, खासकर मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, उनमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर यह है कि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो केवल संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र की संस्था के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है। तीसरा, जो अनुच्छेद 32 है उसके अंदर उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। तो ये 3 डिफरेंस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में इनकी जो न्यायिक क्षेत्र है, इनका जो ड्यूरिडिक्शन है, उसमें पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय है, संविधान की आत्मा है, और ये कहें कि समस्त अधिकार अगर ये अनुच्छेद 32 ना हो
तो हमने जितने अधिकार पढ़े हैं, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, सारे अधिकार अर्थविहीन हो जाएंगे जब तक कि उनके संरक्षण की गारंटी ना हो। तो अनुच्छेद 32 अधिकारों की गारंटी, उनका प्रभावी क्रियान्वयन जो है वो प्रस्तुत करता है, लागू करता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो हमें मिला हुआ है। धन्यवाद।